पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है? प्रकाश यानी एक प्रकार की रोशनी है जिसको हम लोग किरण भी कहते हैं, है ना, और जिसको हम लाइट भी कहते हैं। परावर्तन का मतलब होता है टकराना। टकराना किससे टकराना? किसी वस्तु से टकराना। प्रकाश किससे टकराएगी? किसी वस्तु से टकराएगी। जब किसी वस्तु से टकराती है प्रकाश, तो प्रकाश फिर मुड़ जाती है। अगर सीधा लंबवत टकराती है तो फिर वापस उसी पथ से होकर मुड़ जाती है। लेकिन जब प्रकाश किसी एंगल से टकराती है तो उतना ही एंगल पर वापस फिर मुड़ जाती है। उसी पथ से नहीं, बल्कि उसी एंगल से अलग दिशाओं में मुड़ती है। जिस तरह से यहां पर तुम फिगर में देख सकते हो, आपतित किरण, और जो टकरा के वस्तु से निकली परावर्तित किरण। और यह कोई वस्तु है। क्या है? यह कोई वस्तु है। तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो इस टकराने के क्रम में प्रकाश किसी एंगल से होकर किसी एंगल पे वह वापस मुड़ जाती है। इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहां तक। प्रकाश है क्या? तुम जो भी वस्तुएं अपने आसपास में देखते हो, ये प्रकाश की उपस्थिति में देखते हो। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो वो प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। इस प्रकार प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके इस्तेमाल से हम किसी वस्तु को दिन के उजाले में देख पाते हैं, रात में अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। अब इस तरह सवाल है कि वस्तु है क्या? तो वस्तु दो तरह का होता है। एक होता है प्रदीप्त, प्रतिदीप्त। क्या नाम है? प्रदीप्त नाम है, प्रदीप्त, और अप्रदीप्त। अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु किसको कहा जाता है? देखो डिफिनेशन देखो इसका। प्रदीप्त वस्तु यानी ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे में सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है, जलता हुआ मोमबत्ती है, लालटेन है। तारा क्या है? प्रदीप्त या अप्रदीप्त? प्रदीप्त होगा क्योंकि तारा भी चमक है उसमें। और अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे बुझा हुआ मोमबत्ती है, बुझा हुआ लालटेन है, ईंट है, पत्थर है ना। हीरा क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त है। हीरा में भी चमक होती है, प्रदीप्त है। चांद क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि वह सूरज की किरणों को रिफ्लेक्स करता है। तब इसलिए रात में हम लोग चांद को देख पाते हैं, सूरज की किरणें उस पर पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्स होता है। तो प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं समझ में आ गया होगा। अब जब प्रकाश की किरण इस धरती पर जब आती है तो विभिन्न कणों से टकराते हुए आती है। और जब कणों से टकराती है, सूर्य के प्रकाश जब कणों से टकराती है, और मान लो ये कण है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पराकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? पराकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पराकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पराकिरणन, है ना। पराकिरणन, पराकिरणन। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं या प्रकीर्णन किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो 9th 10th में भी पूछा जाता है, 11th 12th में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन सेम हूबहू क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 2 नंबर में। यानी जो सवाल 9th 10th में पूछा जाता है वही सवाल 12th में भी पूछा जाता है। आंसर भी वही लिखना है। प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं या प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो बस एक डायग्राम बना लेना है। यह है तुम्हारा सूरज
सूर्य और इससे जो निकल रही है प्रकाश है, और यह एक कोई वस्तु यानी कण है, और इस कण पे जब बस टकराती है, यानी जब इस कण पे सूरज का प्रकाश पड़ता है तो कुछ प्रकाश का अंश को यह अवशोषित कर लेता है और बाकी किरण को विक्षेपित कर देता है। यानी इस पे पड़ने के बाद कण का क्या होता है, यानी प्रकाश का रिफ्लेक्स होता है और चारों तरफ रिफ्लेक्स होता है, यानी इसके प्रकाश के कण को रिफ्लेक्सित कर देता है, चारों तरफ फैला देता है, और यही प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाती है। यानी जब इसका डिफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिखना है, जब कोई कण पर सूर्य का प्रकाश पड़ती है तो कण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर कणों को विक्षेपित कर देती है, किरणों को विक्षेपित कर देती है, जिसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और यह प्रकाश का प्रकीर्णन 3 क्रम में होती है। कौन कौन से क्रम में होती है? 3 क्रम में होती है। या तो एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरण गुजरती है, जिसको क्या कहते हैं, या तो समांतर निकलती है, या तो विभिन्न दिशाओं से किरण एक बिंदु पर आकर पड़ जाती है, इस तरह से, है ना। विभिन्न दिशाओं से किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती है। जिसको हम समांतर किरण पुंज और इसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज, इसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज, और इसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। यह प्रकीर्णन के बाद या तो वह समांतर क्रम में, या तो अभिसारी, या तो अपसारी किरण पुंज में। अपसारी किरण पुंज जब एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में किरण गुजरती है तो उसे हम अपसारी, या समांतर बिना प्रतिच्छेद किए हुए समांतर निकलती है, उसको समांतर किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है जब एक बिंदु पर विभिन्न दिशाओं से आती हुई किरण मिलती है तो उसको हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यह क्वेश्चन शायद कभी कभी पूछता है। आगे है वस्तुएं। क्वेश्चन है वस्तुएं 3 तरह की होती है। एक वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार आसानी से हो जाता है, एक वह वस्तु जिससे आर पार आसानी से हो जाता है। क्या आर पार हो जाता है? किरण रे, है ना, जिसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी वस्तु कहते हैं। एक वह वस्तु जिसे प्रकाश का कुछ अंश, है ना, कुछ अंश बाहर निकलता है। देखो कुछ अंश निकल रहा है, कुछ अंश बाहर निकल रहा है। कुछ अंश बाहर का मतलब थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं पारभासी। और तीसरा वह वस्तु होता है जो टकरा कर फिर वापस उसी रास्ते से मुड़ जाती है, इधर कुछ नहीं। यानी 3 तरह की, इसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। पहला है पारदर्शी, वैसे वस्तु जिससे सूर्य का प्रकाश आर पार हो सके। पारभासी, वैसा पदार्थ जिससे सूर्य का प्रकाश का कुछ अंश आर पार हो सके। अपारदर्शी, ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भी अंश आर पार न हो सके, उसको अपारदर्शी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखो, पारदर्शी जैसे शीशा हो गया। क्या हो गया? शीशा हो गया। दूसरा वस्तु जिससे आर पार हो सके प्रकाश। पारभासी जिसका कुछ अंश, और अपारदर्शी जिससे कुछ भी अंश आर पार न हो सके। ये अपने मन से क्वेश्चन लिख सकते हो तुम लोग एग्जाम में। पारदर्शी पदार्थ जैसे शीशा हो गया, और क्या होगा रे? प्लास्टिक, सफेद प्लास्टिक। पारभासी
जैसे कपड़ा हो गया, तेल लगा कागज हो गया, है ना, आदि। और अपारदर्शी जैसे दीवार हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया आदि, ये सब पदार्थ हैं। आगे देखो, कहाँ है? तो क्या होता है, मान लो यह एक प्रकार का कांच है, ये क्या है, कांच है, और सूर्य का प्रकाश यहां से इस कांच पे पड़ने के बाद यह वापस इधर से मुड़ जाती है। पड़ने वाली किरण जो सूर्य से प्रकाश निकलती है और कांच पे पड़ रही है, यानी दर्पण, इसको मान लो दर्पण है, दर्पण में पड़ती है, तो इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। देखो यहाँ आपतित किरण, दर्पण से जो किरण निकलती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जब दर्पण पे जिस बिंदु पर किरण पड़ती है प्रकाश, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और इस बिंदु पर कोई लंब रेखा डाला जाए इस दर्पण के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। अब यह अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या है। पहला चीज देखो, जब किसी वस्तु से कोई किरण टकराती है तो निम्नलिखित बिंदुएं प्राप्त होती है। पहला आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित किरण, किरण। तीसरा है आपतन बिंदु। चौथा है आपतन कोण। पांचवा है परावर्तन कोण। छठा है अभिलंब, अभिलंब। एक एक चीज करो, देखो आपतित किरण, जब दर्पण से कोई किरण टकराती है तो सूर्य से निकलने वाला किरण आपतित किरण, और दर्पण से टकराकर वापस मुड़ती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस दर्पण पे जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु, और उस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के द्वारा बने कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के द्वारा बने कोण को परावर्तन कोण, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं, आई और आर। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, इससे सवाल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, सवाल क्या है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। देखो प्रकाश के परावर्तन से पहले देखो कि कितने नियम हैं। एक सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, दूसरा सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो लिखोगे कैसे कि जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, फिर से सुन लो, जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, उस वस्तु से टकराने के बाद समान एंगल से किरण परावर्तित होती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं, दो नियम हैं। कौन कौन से नियम, पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में, देखो है ना, ये एक तुम्हारा समतल है, आपतित किरण, परावर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में है। नंबर 2, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण, दर्पण दो तरह का पढ़ा होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसी में एक तीसरा होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण में न प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, न वस्तु से छोटा बनता है, बल्कि वस्तु के बराबर बनता है, और प्रतिबिंब वास्तविक नहीं काल्पनिक बनता है। मान लो कि इधर कोई व्यक्ति है ना, इधर कोई व्यक्ति है ना, और इसी का प्रतिबिंब देखो यहां बन रहा है, और जो भी है देखना है, कुंजी कर रहे हैं, चुप, प्रतिबिंब है, ये दर्पण है बीच में। ठीक है, यहां से हम मेन फोकस हमको देखना ये है कि ये दूरी देखो, है ना, और यह दूरी देखो, ये दोनों इक्वल है। ये क्या है? ये अगर मान लो 10 मीटर पे है, 10 सेंटीमीटर पे है, तो यह भी 10 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है? या क्वेश्चन तुमको कभी इस तरह से पूछ सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1 बताएं। समतल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु का जब बना प्रतिबिंब होता है तो वो वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है? वस्तु के बराबर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, सीधा होता है या उल्टा होता है? तो सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। तीसरा बताएं, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है? तो किसी भी दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। क्या होता है? हमेशा काल्पनिक। चौथा बताए पॉइंट, क्या होता है कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब होगा, है ना। यानी बिंब प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु की दूरी, है ना, और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, यानी समान होती। अगर ये पॉइंट तुमको याद है तो इसी को बड़ा करके लिखना। कैसे लिखना है? देखो, किसी भी समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। दूसरा पॉइंट, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सीधा में होता है। तीसरा, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, और दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। 4-5 को पॉइंट याद रख लिया तो बहुत हो गया। प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या है? पांचवा, कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आईना में फोटो देखे और बगल से फोटो गिर गया एक मेरा, ऐसा नहीं होता है ना। तो कैमरा, क्योंकि उस फोटो को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल के द्वारा कोई भी प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का फोटो खींचते हैं तो वो उस फोटो को क्या कर लेता है? कैप्चर करके कार्ड बना देता है। इसलिए मोबाइल के द्वारा
कैमरे के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनाना है तो उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दर्पण में नहीं कर सकते हैं। ठीक, ओके। वीडियो को एक रेखा खींच देते हैं जिसको हम इस गोला के लिए व्यास कहते हैं, और जब दर्पण की बात होगी तो हम इसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं, प्रधान अक्ष, या इसको हम लोग एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष भी कहा जाता है ना। अब ध्यान से देखो यहां पर कि इस गोला को अगर हम यहां से मिला देते हैं परिधि तक तो इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अगर यह गोला अगर अंदर से रजतित किया हो, क्या किया हो? रजतित किया हो, ये देखो गौर से, रजतित किया हो, कलाई किया हो, इसको हम लोग कलाई बोलते हैं या रजतित। और इधर वाला जो भाग जो देखते हो, ये भाग कौन सा भाग? ये भाग देखो डिप कर रहे हैं, यह भाग कलई किया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह देखो उठा हुआ या धंसा हुआ है? उठा हुआ। परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ है। और इसी तरह से हम इधर इसको रजतित कर देते हैं, बाहर से कर देते हैं। क्या करते हैं? यहां पर बाहर से कर दी, यानी यह कलई किया हुआ है, कलई या रजतित, रजतित किया हुआ है। और इसका परावर्तक सतह अंदर से है, परावर्तक सतह। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसको कहते हैं अवतल, अवतल दर्पण। जिसका उठा हुआ है उत्तल, जिसका धंसा हुआ है अवतल। सवाल है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो, है ना, और रजतित किया हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और रजतित किया हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा जिसको दर्पण के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को P यानी ध्रुव यानी पोल कहते हैं। और इसका भी ध्रुव P हो गया। और जहां और इस वृत्त के जो सेंटर है उसको हम लोग C कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर यानी C कहते हैं। और C से P मिलाने वाली रेखा जो देखते हो इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। यानी यह, और इसी त्रिज्या को जब आगे बढ़ा देते हैं तो यह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं या एक्स एक्सिस भी इसको कहते हैं। और यहीं से टूट करके बना है दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, यानी इसको तोड़ करके देखो तो उत्तल दर्पण इस आकार का कैसा बना है? उत्तल दर्पण, ये जो देख रहे हो ये हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा हो गया है? उत्तल दर्पण। और ये ध्रुव P हो गया, है ना। और उसी तरह से यहां पर तोड़ के बाहर निकाल दो तो ये बन गया तुमको अवतल दर्पण। क्या बन गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और ये ध्रुव P हो गया। और ये, और यही देखो यहां से यह भाग उठाओ, C है तो यह बिंदु यहां पर इसका C होगा और ये पूरा CP यानी त्रिज्या कहलाता है। और उसी तरह से इसका C यहां पर होगा तो ये हो गया तुमको त्रिज्या R। यहां तक कोई दिक्कत? सवाल है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो या रजतित किया हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या रजतित किया हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखो किसी भी दर्पण के द्वारा, किसी भी दर्पण के द्वारा कोई बिंदु से प्रकाश आपतित होती है,
तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। अर्थात यह आपतित किरण है। किरण परावर्तन के बाद परावर्तित किरण प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसको फोकस कहते हैं। और P से फोकस दूरी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। किसे कहते हैं? तो ध्रुव P और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? त्रिज्या की आधी होती है। यानी तुम्हारा त्रिज्या अगर देखा जाए तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, मतलब C से लेकर के P तक की बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी देखो, उत्तल दर्पण में किसी बिंदु से किरण खींची जाए तो परावर्तक के बाद वह ऊपर की तरफ भागेगी। कहां भागेगी? ऊपर। क्यों? क्योंकि इधर तो रस्तित किया हुआ है, तो टकरा के ऊपर की तरफ जाएगी। और जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यह किससे होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है? F से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। और इसके बीचों बीच से लंब डालेंगे तो ये इस तरह से लंब इसका लगेगा कि प्रधान अक्ष के C बिंदु से होकर प्रतीत हो रही है ना? प्रतीत हो रही है। और यह बिंदु C कहलाती है। यानी P से लेकर के C तक की दूरी त्रिज्या है और P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सवाल है कि अवतल दर्पण में, ये हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण और ये तुम्हारा हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? त्रिज्या की आधी होती है। क्या होता है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी F जो होता है वह त्रिज्या की क्या होती है? आधी दूरी त्रिज्या की आधी होती है। ये साबित करें तो कैसे साबित करते हैं? देख लो थोड़ा सा। यह एक तुम्हारा अवतल दर्पण है, ठीक। ये प्रधान अक्ष P है और इस बिंदु से एक किरण दर्पण से टकराने के बाद F से होकर गुजरती है, ठीक। और इसका सेंटर यहां पर है C, ठीक। यहां से इसको मिला दो। मान लो कि यह A है और यह B है और यह C है और यह बिंदु P है। तो माना यह M और M डॉट एक अवतल दर्पण, माना M डॉट एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, ध्रुव क्या है? P, केंद्र C, फोकस दूरी F और त्रिज्या क्या है? CP R है। क्या है? CP R है। C और B को मिलाया, CB को मिलाने पर C और B को मिलाने पर देखो यह कोण क्या होगा? I और यह कोण क्या होगा? R। क्या होगा? यह I तुम लोग परावर्तन के नियम में पढ़ा होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और आपतित किरण के और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण यानी R कहते हैं। तो आपतित किरण क्या हो गया तुम्हारा? ये आपतित किरण और यह परावर्तित किरण और इन दोनों के बीच में जो देख रहे हो यहां पर ब्लू कलर का डिप
रेखा, यह तुम्हारा लंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच के आई कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण आर है। और आई और आर क्या होगा, दोनों बराबर होगा, पढ़ा होगा इसका दूसरा नियम में पढ़ा होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए यह आई और आर क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन एक चीज देखो कि प्रधान अक्ष सीपी और किरण ए बी ये दोनों समांतर क्रम में है। क्या है, तो चूंकि यहां लिखना है किरण ए बी है ना, प्रधान अक्ष के समांतर है, प्रधान अक्ष सीपी के समांतर है, समांतर है, तब कोण आई बराबर हो जाएगा कोण यह आई। क्यों होगा, क्यों होगा, देखो कि ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण बी सी एफ के, बी सी एफ के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, ज्योमेट्री के हिसाब से, बाय ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के हिसाब से। ज्योमेट्री क्या कहता है कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो दोनों एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो यह ए बी और सी पी ये दो समांतर रेखा है और बीसी एक तिर्यक रेखा है। तो कोण आई के बराबर, यानी कोण आई जो होगा इसके बराबर, इसलिए कोण आई लिख दिए। अब देखो त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में, बी सी एफ में यह देखो एफ से लेकर के यह बी बिंदु, एफ से क्या है, बी बिंदु, यह तुमको, और सी एफ यह पूरा दूरी क्या है, त्रिज्या आर है, पूरा क्या है, सीपी क्या है, सीपी बराबर है त्रिज्या आर है। और जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो इसके सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होता है। बराबर हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है और उसके सम्मुख भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। देखो गौर से, आई और आर क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि आई और आर यह दोनों बराबर होगा किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, तो यानी आई और कोण आर, कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर के, परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। जब आर बराबर होगा तो त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज समद्विबाहु है। कौन सा, बी सी एफ, यह त्रिभुज। और जब समद्विबाहु है तो क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ। क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ। ठीक है, इधर लिख लिया है, बोलो, लिख लिया है। तुम लोग उल्टा पुल्टा नहीं करना है। सी एफ बी एफ के बराबर है। आप गौर से देखो कि सी एफ और बी एफ, अगर यह मान लो रेखा ए बी जो है, किरण, यह प्रधान अक्ष के करीब हो, जब किरण ए बी प्रधान अक्ष सीपी के करीब हो, क्या करीब हो, तब बिंदु बी कहां पर होगा, यह पी के आसपास होगा। क्या होगा, पी के करीब करीब होगा, करीब करीब होगा। और जब करीब करीब होगा तो बेटा बताओ सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, यानी पी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ। क्या हो जाएगा, बी एफ। पी एफ बराबर बी एफ लिख सकते हैं, पी एफ और बराबर बी एफ लिख सकते हैं। और जब दोनों लिख सकते हैं समीकरण मान लो इसको एक, और तुम्हारा क्या है, पीसी, चूंकि पीसी बराबर क्या है, त्रिज्या है, और पीसी को लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ अब बराबर त्रिज्या, और सी एफ
सी एफ किसके बराबर, देखो ये फोकस दूरी एफ है तो यह भी एफ हो जाएगा तुम्हारा। सी एफ किसके बराबर है, सी एफ किसके बराबर, देखो तो नहीं दिया हुआ है, कहां पर है, सी एफ बी एफ के बराबर है तो यहां पर बी एफ लिख सकते हैं। और बी एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है तो प्लस पी एफ बराबर त्रिज्या, दिस इंप्लाइज बी एफ भी है पी एफ के बराबर है तो पी एफ प्लस पी एफ बराबर आर, चूंकि समीकरण 1 से लिए। और पी एफ कई बार, 2 बार पी एफ बराबर आर, और पी एफ को क्या मानेंगे, एफ मानेंगे, चूंकि पी एफ क्या है, पी एफ जो है, पी और एफ जो है यह फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी है तो कितना हो जाएगा तुमको आर, और दिस इंप्लाइज एफ बराबर लेंगे तो आर बाय क्या हो जाएगा 2, 2 को उठा के इधर भेज दो तो यही हो गया फोकस दूरी क्या त्रिज्या की आधी होती है। यह एक संबंध है, यह मोस्ट वीवीआई है, MVVI क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स वाला है, 2 नंबर वाला है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ना किसी न किसी, तो इसको नोट कर लो, बना देना इस तरह से। दर्पण में, दोनों प्रकार के दर्पण में प्रकाश, दोनों प्रकार के दर्पण में पड़ने वाले प्रकाश, प्रकाश देखो एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है, चित्र गड़बड़ हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है। पहला पॉइंट हो सकता है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद एफ बिंदु से होकर, प्रधान अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। लेकिन इस दर्पण में देखो, अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण है तो दर्पण से टकराने के बाद यह ऊपर की तरफ चल जाती है, जब इसको हम पीछे की तरफ लेते हैं तो फोकस दूरी हमको मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका फोकस दूरी और इसका फोकस दूरी। अब यहां पर एक सवाल है, यह तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और यह तुम्हारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण यह है किस दिशा में, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के एक बिंदु से अगर गुजरती है तो फोकस क्या होता है, माइनस होता है, फोकस क्या होता है, माइनस यानी ऋणात्मक, यानी कि अवतल दर्पण। चलो देखो, वस्तु को फोकस पर रख सकते हैं, फोकस यानी सी और एफ के बीच, एफ के बीच, चौथा है कि सी पर, पांचवा है देखो सी और अनंत की, या मान लो अनंत है तो सी अनंत और सी के बीच, और पांचवा यानी छठा हो गया अनंत पे, अनंत पे। मतलब कि वस्तु को हम 6 जगह वस्तु को रख सकते हैं, एक अनंत पे मान लो इस जगह पे रख सकते हैं, ये 6 नंबर पे। और तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, पहला क्या है, नंबर 1, जब, अच्छा इसमें है कि अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न दूरियों पर, विभिन्न दूरियों पर रखे गए वस्तु का बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु को विभिन्न दूरियों पर रखते हैं, मसलन 1 पे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। नंबर 1, जब वस्तु F और P के बीच हो, बीच रखी गई हो, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ये ध्रुव P और ये फोकस F और ये C
और वस्तु को रखा गया है कहां पर, P और F के बीच। जब वस्तु को यहां पर रखते हैं तो वस्तु के शीर्ष से प्रकाश जब दर्पण पे पड़ती है तो F से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है, F से होकर गुजरती है। और C से शीर्ष से मिलाते हुए जब किरण को खींचते हैं और उसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह फैलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, फैलती हुई प्रतीत होती है। जब अगर फैल रही होती है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। यानी इसको जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे प्रतिच्छेद करी, मान लो इस जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। और जहां दोनों प्रतिच्छेद करती है दोनों किरण, तो वहीं से लंब डाल देते हैं आधार पे और यही प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु तुम्हारा यहां है OA और प्रतिबिंब बना O', A'। प्रतिबिंब ये हो गया तुम्हारा वस्तु और ये तुम्हारा हो गया प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर 1 में देखो, यहां से क्वेश्चन क्या है कि जब वस्तु को F और P के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। 2 नंबर, वस्तु से बड़ा या छोटा, तो वस्तु से बड़ा बनता है। तीसरा, सीधा या उल्टा, तो सीधा बनता है। चौथा, वास्तविक या काल्पनिक, तो दर्पण से पीछे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बनेगा, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक। यहां से सवाल कई तरह का सवाल बनता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा, तो जवाब होगा सीधा। वास्तविक या काल्पनिक, तो वास्तविक नहीं काल्पनिक बनेगा। वस्तु से छोटा या बड़ा, तो वस्तु से बड़ा। दर्पण के आगे या पीछे, तो दर्पण के पीछे। जब वस्तु को घसका करके हम F पर लाते हैं, यानी नंबर 2 पे वस्तु को जब रखते हैं, क्या है 2 नंबर, जब वस्तु को F पर रखा जाए या रखी जाती है तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है रे, सीधा है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ना। ये ध्रुव P, फोकस F, C। वस्तु कहां रखा गया है, ले फोकस पे रखा है। शीर्ष से किरण खींचो, टकरा के कहां से आएगी, F से होकर गुजरेगी। C से वस्तु के शीर्ष से होते हुए खींच दो, ये टकरा करके फिर पीछे की तरफ आएगी। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इधर हल्का झुकाव है और यह झुकाव कहीं ना कहीं क्या होगा, आपस में दोनों ठो क्या होगा, कटेगा। देखो यहां पर मान लो यहां पर कट रही है, कहीं ना कहीं तो कटेगी। और जहां से कटेगी इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं प्रधान अक्ष को और इसको मिला दो तो कहीं ना कहीं कटेगी। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है। कहां बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के बहुत आगे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक या काल्पनिक, तो वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक। तीसरा, वस्तु से बड़ा या छोटा या बराबर, तो वस्तु से बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा। वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। उल्टा या सीधा, जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। तो उल्टा बनेगा, किससे, वस्तु से उल्टा बनेगा। ये 4 पॉइंट याद रखना है, चित्र के साथ याद रखोगे तो याद होगा। अब यहाँ सवाल पूछा जाएगा कि किसी भी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा।
नंबर 1 वस्तु से बहुत ही बड़ा, नंबर 2 वास्तविक, नंबर 3 उल्टा, और नंबर 4 बस दर्पण से आगे बहुत दूरी पर बनेगा। 3 नंबर में चलो, जब वस्तु को F और C के बीच रखा जाए, कहां रखा जाए वस्तु को? F और C के बीच रखा जाए। मान लो कि यह तुम्हारा C है और यह तुम्हारा F है, और वस्तु को इस जगह पर रखा जाए। देखो वस्तु को रख दिया हमने, और इससे एक किरण खींचा जाए, दर्पण से टकराने के बाद F से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? F से होकर गुजरेगी। टेढ़ा लग रहा है, टेढ़ा हो गया ना। टेढ़ा, वस्तु को F और C के बीच रखते हैं तो ये इस तरह का बनेगा डायग्राम। नंबर 1 में क्या है? वस्तु कहाँ है? देखो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। 2 नंबर देखो, वस्तु से बड़ा है। क्या है? बड़ा हो गया, वस्तु से बड़ा है। 3 नंबर कहाँ होगा? उल्टा या सीधा? तो उल्टा होगा। और चौथा क्या होगा? दर्पण के आगे होगा। बहुत आगे नहीं, मतलब आगे होगा। अब याद रहेगा ना कि क्वेश्चन कि C और F पर किसी वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा, दर्पण के आगे होगा। चौथा नंबर देखो, यहीं पर लिख देते हैं, जब वस्तु को VVI क्वेश्चन साफ झलक रहा है, नहीं लग रहा है? VVI वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, यह प्रधान अक्ष, ये फोकस, और ये C वक्रता केंद्र। वस्तु को कहाँ रखने पर? जब वस्तु को 4 नंबर यानी C पर रखते हैं, यानी यहां पर रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण से टकराने के बाद F से होकर गुजरेगा, और यह F से होकर ही यहां से भी गुजरे, और यहां से ठीक जहां पर कटा उसको मिला दो। देखो इसको मिला दिए तो लग रहा है कहां पर? ये OA' और OA'। नंबर 1, जब वस्तु को C पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है, और दर्पण के आगे बनता है। नंबर 1 प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। दूसरा कैसा है? उल्टा है। तीसरा वस्तु के बराबर। क्या है? वस्तु के बराबर। और चौथा कहां पर है? C पर ही बन रहा है। अब यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहां रखा जाए अवतल दर्पण के सामने? तो वक्रता केंद्र C पर। 4 ऑप्शन होगा, F पर, C पर, C और F के बीच, या P और F के बीच। किस पर मारोगे? जब वस्तु को C पर रखेंगे इस जगह पर तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण के सामने में वस्तु को अगर C पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 4 ऑप्शन दे देगा, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, या काल्पनिक। तो वस्तु के बराबर है ना। ये चारों पॉइंट याद रखोगे तो किसी तरह से भी बनाकर क्वेश्चन पूछा जाए तो लिख सकते। और इस बार क्वेश्चन तुम लोग तो पता ही है कि क्वेश्चन किताब से अंदर से बना कर देगा। रटा रटाया क्वेश्चन या किताब में लिखा हुआ प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए टॉपिक बाय टॉपिक हमने पढ़ाया है, टॉपिक बाय टॉपिक को पढ़ोगे और आंसर लिखोगे। ठीक हो गया। और लास्ट कहां है? वस्तु को कहां रखा जाए? 5वां नंबर, जब वस्तु को अनंत और C के बीच रखा जाए, C के बीच रखा जाए तो क्या होगा? देख, ये क्या है? एक दर्पण है। यह क्या है? ध्रुव है P, वक्रता केंद्र C, ये फोकस F, और यहां पर वस्तु को रखा जाए नंबर 5 पे।
यहां देख सकते हो 5 पे। वस्तु को रख दो यहां पर, है ना। दर्पण से टकराने के बाद F से होकर गुजरेगी और दूसरा किरण C से होकर गुजरेगी, है ना। और जहां दोनों कटा वो क्या बना, प्रतिबिंब बना। ये O और ये A। नंबर 1, जब वस्तु को वक्र C और अनंत के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब इस तरह का डायग्राम बनेगा। कैसा होगा प्रतिबिंब, कैसा है बोलो तुम लोग भी, प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक। दूसरा, बड़ा या छोटा, छोटा बना, किससे, वस्तु से छोटा। तीसरा, कैसा, C और F के बीच, C और F के बीच बनता है। चौथा, वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक, और उल्टा, और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। चलो रहने दो। वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है।